अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 39 और टॉपिक कंटिन्यूड है एसिंक्रोनस काउंटर्स का। तो इसमें हमारे पास दो फर्दर सब टॉपिक्स हैं। एसिंक्रोनस के मोड काउंटर्स हमने चेक करने हैं और फर्दर काउंटर कैस्केडिंग आज हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं कि क्या होते हैं ये। कुछ फ्लक्चुएशन आई है मेरे पास शायद। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर्स हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। अब इसमें कह रहे हैं कि मॉड काउंटर भी हो सकते हैं, मॉड जो कि लेस देन 2 की पावर n हो। ठीक है, मॉड फैक्टर ज़रूरी हमने पहले पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि मॉड जो होता है आपकी 2 टू द पावर n होता है, लेकिन आप चाहें तो मॉड काउंटर में मॉड लेस देन 2 टू द पावर n भी कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। डेफिनेटली ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते, 2 टू द पावर n जब मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है तो उससे आगे तो आप जा नहीं सकते, लेकिन उससे पहले ही आप अपने काउंटर को रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल का मतलब ये है कि इससे पहले कि वो आखिरी स्टेज पर पहुंच के दोबारा से शुरू हो, आप बीच में ही किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे से स्टॉप करें और रिस्टार्ट करेंगे तो साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए मैंने वर्ड यूज़ किया कि रिसाइकिल। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे हम, थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा, लैब में हमने ये किया था, लेकिन और आज थ्योरी में डिटेल से देख लेते हैं ये कैसे हुआ। टेक्निक में आइडिया क्या है, फोर्स काउंटर टू रिसाइकिल बिफोर गोइंग थ्रू ऑल द स्टेट्स इन द बाइनरी सीक्वेंस। अब चूंकि बाइनरी काउंटर की बात कर रहे हैं, ये सीक्वेंस मैंने बताया ही था, ज़्यादातर बाइनरी होते हैं, तो आप फोर्स करेंगे काउंटर को कि रिसाइकिल करे बिफोर गोइंग थ्रू ऑल स्टेट। फोर्स करना है हमें किसी तरीके से। ठीक है, कंसिडर गिवन एग्जांपल, ये कि यहाँ पे आपको गिवन एग्जांपल गिवन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, 3 फ्लिप फ्लॉप्स लगी हुई हैं, जे के हैं, और बता दिए गए साइड पे क्लियरली कि भाई ये जो है सबकी सब जो है जे के पे इनपुट पे 1 है, यानी ये टॉगल मोड में ही ऑपरेट कर रही है। टॉगल मोड ही चाहिए होता है मुझे एसिंक्रोनस के लिए, मैंने कनेक्शन शो नहीं किए। तो एसिंक्रोनस काउंटर में जहाँ पर भी फ्लिप फ्लॉप्स आएंगी तो आप खुद ही से अज्यूम कर लेंगे कि जे के 1 है, मैंने कनेक्ट किया हो ना किया हो, ओनली फॉर एसिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, तो जे के 1 है तो टॉगल मोड में ऑपरेट कर रही है, मुझे चाहिए, और उसके बाद वही बिहेवियर है कि क्लॉक यहाँ से इनपुट आई है और फिर दूसरे की क्लॉक यहाँ से इसका आउटपुट जो था वो इसका इनपुट बन गया, और फिर यहाँ से जो इसका आउटपुट था वो इसका इनपुट बन गया। ठीक है, वही बिहेवियर है, सीक्वेंस में लगे हुए हैं, तो ये एसिंक्रोनस या रिपल काउंटर ही है। फर्दर देखने वाली बात क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों का टेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को याद है नहीं याद लास्ट लेक्चर। ये जो है आपकी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ हो रही हैं। ठीक है, और इसमें मैं फेड कर रहा हूँ आउटपुट क्यू, ना कि क्यू बार, दोनों मरतबा मैं क्यू फेड कर रहा हूँ। तो पहले तो मुझे बेसिक आइडिया दे दें कि अप काउंटर है यही डाउन काउंटर है। मैंने लास्ट टाइम एक बात बताई थी कि अप काउंटर और डाउन काउंटर में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि मैं क्यू फेड करता हूँ या क्यू बार फेड करता हूँ, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। तो मेरे पास आंसर आया, ये डाउन काउंटर है आमिर का। और कोई आंसर देना चाहेगा, आप है डाउन, दो ही ऑप्शन है, इनमें से कौन सा काउंटर है ये। आरिफ कहते हैं ये अप काउंटर है, आमिर कहते हैं डाउन काउंटर है। तो डेफिनेटली एक का जवाब इसमें से गलत है, और किसका गलत है वो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन ये एक अप काउंटर है। ठीक है, मेजोरिटी। एक और फैजान का हमारे पास आंसर आया है, ये अप काउंटर है, बिल्कुल ये अप काउंटर है। ठीक है, अप काउंटर के लिए बस ये ध्यान रखना कि इधर से जो भी आ रहा हो, लेकिन इस इन्वर्जन के बाद अगर आगे अगली फ्लिप फ्लॉप को क्यू बार का सिग्नल जा रहा है, यानी कि सब कुछ होने के बाद, यहाँ से क्यू था लेकिन इन्वर्ट होने की वजह से क्या हो गया, क्यू बार फाइनली पहुंच रहा है, तो वो अप बनाएगा। ठीक है, और अगर अगर कैंसिल आउट सब कुछ होने के बाद आपका आगे जाता है क्यू, ठीक है, अगर कैंसिल आउट होने के बाद आगे जाता है क्यू, तो क्या बन जाता है, वो डाउन काउंटर बन जाता है। ठीक है, सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद, क्योंकि बीच में इन्वर्टर है, इन्वर्टेड आउटपुट होगा। मैं ये वाली बात कह रहा हूँ कि अगर मैंने से यहाँ क्यू बार की बात की तो यहाँ से पहले ही आ रहा था क्यू बार। ठीक है, क्यू पे क्या था, बार था।
और वो अगर यहाँ जाएगा इन्वर्ट होगा तो यहाँ तक क्या पहुँचेगा, यहाँ पे फिर पहुँचेगा Q, क्योंकि ये बबल जो है उसे इन्वर्ट कर देगा। खैर अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा जीके के लिए मैंने बता दिया कि हाउ टू डिफरेंशिएट कि आपका ये जो काउंटर है पर्टिकुलरली ये अप काउंटर है या डाउन काउंटर है, तो उसके लिए तरीका है आपको पहचानने का। लेकिन ये इनपुट्स के तौर पे नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ क्लॉक पे फर्दर फाइनली इस जगह पे जाके क्या फेड होगा। ठीक है, मैं यहाँ से नहीं बता रहा, ये मैं यहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है और हमें ये डिटेक्ट करना है। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा लगा हुआ है ये पीस ऑफ नैंड गेट। ये नैंड गेट मैंने लगाया, और नैंड गेट क्यों लगाया, क्योंकि नैंड गेट का आपको पता है कि एंड गेट का इन्वर्ट है, और एंड गेट क्या होता है, सिर्फ एक कंडीशन ऐसी होती है 1 और 1 जिसपे वो क्या मुझे जनरेट करके देता है, 1 जनरेट करके देता है। एंड गेट की प्रॉपर्टी जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि सिर्फ वो एक ही केस ऐसा आएगा जिसमें 1 जनरेट करेगा, और एंड इज चूंकि अपोजिट ऑफ नैंड, तो मैं कह सकता हूँ कि नैंड गेट एक ही ऐसी प्रॉपर्टी आएगी। ठीक है, एक ही ऐसी प्रॉपर्टी आएगी क्योंकि एंड के आगे बबल है, तो एक ही ऐसी प्रॉपर्टी आएगी वो जिसपे मुझे क्या प्रोवाइड कर देगा, 0 प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एंड के एक ही प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसपे वो 1 प्रोवाइड करे, और नैंड की एक ही प्रॉपर्टी या इनपुट ऐसे होते हैं जिसपे केस ऐसा होता है जिससे वो 0 दे। तो मैं नैंड क्यों यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे 0 ही चाहिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, क्योंकि ये जो नैंड का आउटपुट है मैंने हर जगह किससे कनेक्ट किया हुआ है, क्लियर से, और क्लियर मेरा जो है सिग्नल क्या है, एक्टिव लो है। एक्टिव लो का मतलब है जब भी इस पे 0 आएगा तो मेरी फ्लिप फ्लॉप सारी की सारी रीसेट हो जाएंगी, ये 0 0 0 आ जाएगा, सब में क्लियर हो गई। ठीक है, तो सब में 0 0 0 में हर वक्त नहीं जाता है, हर वक्त अगर 0 आएगा तो मेरी क्लॉक आती रहेगी, मेरा काउंटर कभी इंक्रीमेंट करेगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने नैंड गेट यूज़ किया है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर केस ऐसा है कि उस वक्त इसमें 0 आना चाहिए, बाकी नॉर्मल ये ऑपरेशन के दौरान इसमें 1 आना चाहिए। जब 1 आ रहा होगा क्लियर की पिन पे तो मेरे काउंटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो अपनी नॉर्मल सीक्वेंस में चले। लेकिन जैसे ही 0 आएगा क्लियर पर, सारे के सारे रीसेट, या क्लियर रीसेट में कह देता हूँ, नॉर्मली रीसेट होता है 0 और सेट होता है 1। ठीक है, यहाँ पे लेकिन क्लियर का वर्ड यूज होता है, तो क्लियर और रीसेट आर सेम थिंग। ठीक है, बट सेट इज 1। अच्छा, होगा क्या, यानी ये मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जब भी इस जगह पे 1 आ जाए और जब भी इस जगह इस लाइन पे 1 आ जाए तो मेरे काउंटर को कर देना चाहिए रीस्टार्ट। ठीक है, अब ये सिचुएशन कब आएगी ये हमें ऑब्जर्व करना है, और हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इसकी बनाते हैं पल्स डायग्राम और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या होगा। तो इसको आगे बढ़ते हैं और इसकी पल्स डायग्राम देख लेते हैं। पल्स डायग्राम कह लें या टाइम डायग्राम। ठीक है, अब ये काउंटर था, मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें वही पल्सेस बनाना शुरू करी। मैंने कैसे बनाना शुरू करी, मैंने कहा ठीक है भाई, ये है मेरे पास, और एक ही चूंकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। ठीक है, हर जगह फ्लिप फ्लॉप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो मैंने ए को जब भी स्विच किया मैंने इसके फॉलिंग एज पे स्विच किया, जब भी मैंने ए को स्विच किया इसके फॉलिंग एज पे स्विच किया। ठीक है, आप सो ऑन फॉलो कर सकते हैं कि हर जगह जब एज डाउन आ रहा है तब मेरी ए की वैल्यू चेंज हो रही है, और ए भी एक ए जब किसकी क्लॉक बन रहा है, दूसरी फ्लिप फ्लॉप की, तो मैंने यहाँ पर भी जब भी स्विच करना है तो मैंने फॉलिंग एज पे स्विच करना है, जब भी स्विच करना है मैंने इसके भी फॉलिंग एज पे स्विच करना है। इसी तरह बी की बात करें तो बी का भी जब जी भी स्विच करूंगा ये फॉलिंग एज पे स्विच होगा, जब भी स्विच करूंगा मैं फॉलिंग एज पे स्विच होगा। ठीक है, लेकिन ये एक बीच में अगर आप देखें इस रीजन पे कुछ हो रहा है, इस रीजन पे कुछ हुआ है। ठीक है, इस रीजन पे कुछ हुआ है, तो मैं चूंकि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था मेरे एंड से, अब हमने दोबारा ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि देखें सब काम जो हो रहे हैं यहाँ पे कैसे हो रहे हैं फॉलिंग एज पे हो रहे हैं। तो फॉलिंग एज पे हो रहे हैं तो मैं फॉलिंग एज सारे के सारे जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, और वो स्पेशल रीजन की बात कर रहे थे कि स्पेशल रीजन है हमारा ये, यहाँ पर कुछ हमारे पास स्पेशल हो रहा है।
ठीक है, स्पेशल हो रहा है। और फर्दर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ सबके सब एजेस। ये है, मैंने बताया था जैसे कि फॉलिंग एज, ठीक है, इस पे कुछ ना कुछ काम होना है और बस यही बना लेते हैं, इतना ही ज़रूरी है। ठीक है, देखने वाली बात क्या है कि सब नीचे वाले जो ए वाली पल्स है वो अपने लिहाज से चेंज हो रही है, बी उसी तरह भी चेंज हो रही है, सी भी चेंज हो रही है, तो सब वैसे ही चेंज हो रहे हैं जैसे इन्हें होना चाहिए। और मुझे कंसर्न है यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पे क्यों कंसर्न कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिफरेंट हुआ है बी की पल्स के साथ, और ये आखिर में मैंने बनाया हुआ नैंड का बिहेवियर। नैंड आप लिखा हुआ ऊपर है, अगर पल्स तो 1 ही आ रहा है और नीचे आएगी तो 0 है, तो नॉर्मली नैंड का आउटपुट क्या है, 1 ही चल रहा है। क्यों चल रहा है 1, अभी आगे देख लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ अभी आपको पल्स के व्यू पॉइंट से बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं है, डिटेल अगली स्लाइड पे देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये सिग्नल का टाइम था कि ये, अच्छा, ए इस वक्त क्या है, लो हाई लो वैसे ही चल रहा है। बी क्या है, लो 2 टाइम्स फिर हाई फिर लो। सी काफी देर तक लो है, तो अब वो अगली 4 साइकिल तक हाई ही रहने वाला था, क्योंकि एमएसबी है ना, एमएसबी 4 साइकिल लो तो 4 साइकिल हाई, 4 जीरोस तो फिर देन 4 वंस। तो सी का इधर इतना इशू नहीं है। मसला क्या है, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे मैं क्वेश्चन है मैं ले लेता हूँ फाइल आप। तो होगा क्या यहाँ पे कि जैसे ही बी चेंज हो रहा होगा, बी चेंज हो रहा है तो बी को तो पहले 0 है, टॉगल 6 साइकिल आई है, बी को टॉगल होके होना है 1, बी ऊपर 1 की तरफ जा रहा है, बी 1 की तरफ जाके 1 हुआ ही था कि ये जो नैंड गेट कनेक्टेड है बी और सी से, ठीक है, बी से कनेक्टेड है सी से, सी पे ऑलरेडी इस वक्त क्या आया हुआ है, 1 आया हुआ है, और बी जैसे ऊपर गया तो बी पर भी क्या आ गया, मेरे पास 1 आ गया। और 1 1 होने की वजह से क्या हुआ, नैंड गेट का आउटपुट यानी बी पे भी 1 आ गया और सी पर भी 1 आ गया, तो नैंड गेट का आउटपुट मेरा प्रोड्यूस हो गया। नैंड गेट का आउटपुट जैसे ही 0 हुआ तो क्या हुआ, मेरी सारी की सारी फ्लिप फ्लॉप में क्या आ गया, 0 आ गया, रिगार्डलेस ऑफ द क्लॉक। क्लॉक पे क्या आ रहा है, इनपुट पे क्या आ रहा है, मुझे फिक्र नहीं थी। तो मैंने क्या किया, ये आप देखें कि थोड़ी सी देर के लिए नैंड का आउटपुट क्या हो गया, लो हो गया, लो हुआ। अब जैसे ही लो हुआ तो सारी की सारी फ्लिप फ्लॉप का उसने 0 0 0 कर दिया, 0 कर दिया, तो ये वाली वैल्यू भी फिर दोबारा से 0 हो गई, और ये वाली वैल्यू भी फिर दोबारा से 0 हो गई, और 0 0 होने की वजह से ये जो रिजल्ट है ये 1 हो गया, और ये 1 हो गया तो मेरी फ्लिप फ्लॉप जो है रीसेट स्टेट में नहीं है, बल्कि क्या कर रही है, वो नॉर्मल मोड में है, और नॉर्मल मोड उसका क्या है, जस्ट जब भी क्लॉक आए तो इंक्रीमेंट। तो इसीलिए आपने देखा कि नैंड का बिहेवियर थोड़ी देर के लिए क्या हुआ था, हाई लो हुआ था, देन वापस क्या आ गया, 1 हो गया, नैंड वापस 1 हो गया। और इसी तरह बी भी जो है थोड़ी देर के लिए हाई हुआ, ठीक है, लेकिन फिर फौरन से रीसेट होने की वजह से क्या हुआ, वो रीसेट हुआ, तो बी की वैल्यू दोबारा से क्या हो गई, 0, और सबकी वैल्यू यहाँ पे 0। इस स्टेज पे अगर आप चेक करें तो देखें ए भी 0 हुआ हुआ है, बी भी 0 हुआ हुआ है, और सी भी इस स्टेट में क्या हो गया, 0 है। और अब आगे वही ये कंटिन्यू करेंगे, जैसी पल्स आएगी, ये डाउन पल्स आई तो इसने अपने आप को टॉगल कर लिया, डाउन पल्स आई तो इसने अपने आप को फिर टॉगल कर लिया, और इसकी डाउन पल्स आई तो इसने अपने आप को टॉगल कर लिया, इसकी सेकंड डाउन पल्स आई तो इसने फिर अपने आप को टॉगल कर लिया, और इधर देखा जाए तो इसकी डाउन पल्स यहाँ आ रही है, डाउन पल्स आएगी तो ये थर्ड वाले ने अपने आप को टॉगल कर लिया, तो फिर ये दोबारा से उसी मोड में ऑपरेट करने लग गए। फर्क सिर्फ कहाँ आया, जब यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए बी ने रेस करके 1 किया, सी ऑलरेडी 1 था, तो उस वक्त नैंड गेट का बिहेवियर क्या हुआ कि नैंड गेट ने एकदम से क्या किया, अपना आउटपुट 1 से 0 जनरेट किया, 0 जनरेट करने में ठीक है, आई एम बैक अगेन। कनेक्टिविटी बहुत आज इशू कर रही है मेरे पास, पता नहीं क्यों। खैर, बात मैं ये कर रहा था कि नैंड गेट का आउटपुट जो थोड़ी सी इंस्टेंस के लिए मेरे पास 0 हुआ, तो मेरी फ्लिप फ्लॉप 0 स्टेट में आ गई सारी की सारी, लेकिन 0 में आने की वजह से नैंड गेट का आउटपुट वापस जो है मेरा 1 हो गया, और मैं फिर नॉर्मल मोड में ही ऑपरेट करने लगा। ठीक है, इन दो जगह पे ये हुआ है, और जितनी भी बार ये मैं 6 साइकिल आएगी, आफ्टर एवरी 6 साइकिल क्या होगा, मेरा मॉड काउंटर जो है कौन सा बन जाएगा, 6 काउंटर कह रहा हूँ उसको, ये मॉड 6 काउंटर है जो कि मैंने बनाया है मॉड 8 बाइनरी काउंटर से बाय क्लियरिंग। ठीक है, और कब क्लियर कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास 6 का कोड आ रहा है। ठीक है, 6 का कोड आने का मतलब है 6 पे एक्चुअली 6 का कोड आएगा थोड़ी सी देर के लिए और वापस वो 0 हो जाएगा, यानी 6 का कोड एक्चुअली कभी अपेयर नहीं होगा, स्टेबल होगा। तो मॉड 6 का काउंटर के अंदर टोटल 6 स्टेजेस हैं, 6 स्टेट्स हैं, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हैं,
तो वो 0 to 5 तक जाएंगी, ठीक है। 6 कभी भी नहीं आएगा, आते ही फौरन से वो रीसेट होगा और वो इतनी तेजी से होगा कि 6 कभी आपके आउटपुट पे अपेयर ही नहीं होगी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। ये बनी हुई है इसकी स्टेट डायग्राम, ठीक है। ये कोड्स बिल्कुल उसी सीक्वेंस में हैं, हम जिससे फेमिलियर हैं कि ये कोड ऐसे ही आते हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि सीक्वेंस हम ऐसे मार्क कर लेते हैं, जहाँ जहाँ जीरो है हर साइकिल के लिहाज से मैंने मार्क कर दिए। तो ये 0 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये तीसरी साइकिल पे 2 है, तीसरी साइकिल पे 3, फिर 4, 5 और ये देखें 5 तक आया है। 5 के बाद जो अगली साइकिल पे मैंने जो कोड नोट किया वो क्या आया हुआ है, 0 0 0। 5 के बाद कहीं भी मुझे 6 का कोड नहीं मिला है। 5 के बाद मुझे 6 का कोड नहीं मिला, ठीक है। तो 5 का कोड आया, इससे पहले कि मैं 6 का कोड रीड कर पाता या आउटपुट पे पहुंचता, क्लॉक के मिडल में मैं नॉर्मली देखें रीडिंग कर रहा हूँ, तो वही सीक्वेंस में वही डिस्टेंस से मैं रीड कर रहा हूँ। तो 5 के बाद मुझे कभी 6 का कोड नहीं मिला बल्कि 0 का मिल गया और फिर उसके बाद मैंने रीडिंग शुरू करी, तो फिर वही 1 2 3 4 5 वही सीक्वेंस चलती रहेगी, फिर दोबारा 6 का कोड कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। और बेटर समझने के लिए क्या हो रहा है, तो ये ऊपर एक डायग्राम बनी हुई है जिसमें मैंने पूरी की पूरी 8 स्टेजेस बनाई थी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आप देख सकते हैं ऐसे 0 से 1 हुआ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड 5 के बाद मैं डायरेक्टली कहाँ चला गया हूँ, 0 पे चला गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि थोड़ी सी देर के लिए 6 पे आएगा, तो 6 को क्या कहा हुआ है, टेम्पररी स्टेट कहा हुआ है। आएगा लेकिन इससे पहले कि वो स्टेबल हो, मैं जंप करके वापस किधर चला जाता हूँ, कहाँ चले जाऊँगा, मैं 0 पे चला जाऊँगा। 6 पे थोड़ी सी देर के लिए आऊँगा ज़रूर, लेकिन कहाँ चला जाता हूँ फिर उसके बाद मैं वापस 0 पे। तो ऐसा फील होता है कि जैसे 6 पे मैं कभी गया ही नहीं और ये हिस्सा कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ और मैं डायरेक्टली यहाँ से जंप करके कहाँ चला गया हूँ, 0 पे चला गया और 1 1 1 तो कभी आएगी नहीं, ठीक। तो मेरा काउंटर किस सीक्वेंस में ऑपरेट कर रहा है, इन दो स्टेट्स में नहीं जा रहा है। ये दोनों स्टेट्स समझ लें मेरे काउंटर से एक्सक्लूड हो गई। तो 0 1 2 3 4 5, तो ये काम मैंने अप काउंटर में किया है, ठीक है। मॉड 6 का डाउन काउंटर भी बन सकता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट ट्रंकेट नहीं होगा काउंटर का। अच्छा, काम की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे सुन लो। क्योंकि ये अप काउंटर था तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा 0 होता है, ठीक है। अगर डाउन काउंटर होता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सबसे बड़ा वाला नंबर होता है। यानी अगर 3 बिट की बात करूँ तो मॉड 8 वाले काउंटर की, तो उसमें उसका स्टार्टिंग पॉइंट डाउन काउंटर का होता है 1 1 1, ठीक। और अगर मैं उसको कहता हूँ कि आप एक ग्राउंड काउंटर बनाएं, ठीक है, और डाउन काउंटर की सीक्वेंस होनी चाहिए फ्रॉम 1 to 6, 1 to 6 तो नहीं, यानी रिवर्स में कहता हूँ 5 to 0, तो 5 to 0 का डाउन काउंटर आप मुझे नहीं बना के दे सकते, ठीक है। कोई आपके पास ऐसा तरीका नहीं है कि आप 5 से स्टार्ट कर सकें, क्योंकि आप या तो अपनी सारे फ्लिप फ्लॉप को क्लियर कर सकते हैं, सब 0 स्टोर कर सकते हैं, या तो उसको प्रीसेट कर सकते हैं, यानी सारे के सारे 1 स्टोर कर सकते हैं। ऐसे कोई भी तरीका नहीं है कि आप ये डिसाइड कर सकें कि मेरी कुछ फ्लिप फ्लॉप में 0 आ जाए और कुछ फ्लिप फ्लॉप में 1 आ जाए, वरना वो लॉजिक और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि डाउन काउंटर में आप हमेशा प्रीसेट करेंगे, अप काउंटर में आप क्लियर करेंगे। और प्रीसेट करने से क्या होगा, मैं किसी भी स्टेट पर हूँ, काउंटर हमेशा अपनी इनिशियल स्टेट पे पहुंच जाएगा और उसकी इनिशियल स्टेट होती है ये 1 1 1 वाली। तो डाउन काउंटर में ये हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे 7 से लेकर 3 तक चला दें, 7 से लेकर 2 तक चला दें, ठीक है। होगा कि 7 6 5 4 3 आएगा, 3 के कोड पे आप क्या करा दें, प्रीसेट करा दें, यानी काउंटर को वापस 1 1 1 स्टेट पे पहुंचा दें, 2 1 0 स्किप करा दें, ठीक है। बात समझ में आ रही है। डाउन काउंटर में हमेशा प्रीसेट होगा, अप काउंटर में हमेशा क्लियर होगा, ठीक है। डाउन काउंटर हमेशा प्रीसेट होने के बाद 1 1 1 से स्टार्ट होता है, और आपका अप काउंटर हमेशा क्लियर होने के बाद 0 0 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये बात कुछ है याद रखने वाली, इनको याद रखिएगा, ठीक है। बाकी लैब में हो चुका था तो थोड़ा सा पेस को मैं फास्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, तो जब तक क्या है कि आप इस काउंटर को देखें और गेस करें कि इसकी जो है क्या कह रहे हैं कि बताएं मॉड क्या होगा, ठीक है। 6 लगे हुए हैं, तो मैक्सिमम मॉड क्या हो सकता है, 2 की पावर 6 यानी 64
4 मॉड का तो बन सकता है, लेकिन चूंकि इसमें मैंने एक नैंड गेट कनेक्ट किया हुआ और नैंड गेट पे क्या क्या कनेक्ट किए हुए, सी डी ई एफ, नैंड गेट्स पे क्या क्या कनेक्टेड है, सी डी ई एफ। तो आप मुझे गेस करके बताइए कि ये मॉड 64 तो नहीं रहा होगा, तो क्या मॉड है इसका? जी क्लास, मॉड सी डी ई एफ। इसका आसान तरीका देखो ये है, मैंने सी डी ई एफ पे क्या प्लेस कर लिया है, यहाँ पे इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आएगा, इधर भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। जो बचे उसमें मैंने 0 रख लिया। वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उस पे क्या आएगा, लेकिन अगर मैं चेक करूँ 0 और 1 में तो पहले ज़ीरोज़ आते हैं, बाद में 1 आता है। यानी ये जो 4 1 1 1 है, पहले 0 0 के साथ ही आएँगे, उसके बाद बाकी किसी सीक्वेंस के साथ आएँगे, 0 1 के साथ, 1 0 के साथ ही। तो ये वो कोड है जो मेरा मॉड बनेगा, ठीक है? यानी ये कोड मेरा मॉड फैक्टर बन जाएगा। तो ये कोड किस चीज़ का है, काउंट कर लें आप। 32 + 16 कितने हो गए? 48। 48 + 8 कितने हो गए क्लास? 48 + 8। मैथ्स आती है? 56 और 56 बाकी अगला वाला क्या है वेटेज, कितना बचा? इसका वेट क्या है? 8 के बाद वेट कितना है? 4 और फर्दर 4 अगर मैंने इसमें ऐड किया तो इसका वेटेज क्या हो जाएगा? जी यहाँ से मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको। 48 के बाद अगर मैंने इसको ऐड किया तो इसका वेटेज हो जाएगा 60। तो इट मीन्स ये मैंने कौन सा काउंटर बनाया हुआ है? मॉड 60 का काउंटर बनाया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन आ रहा था, यहाँ से कोई क्वेश्चन था आपको? नहीं है, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये मॉड 60 का ही काउंटर है, मॉड 60, क्योंकि इसमें शुरू की 2 फ्लिप फ्लॉप निकाली हैं और अगर देखा जाए तो 2 का वेटेज जो एल एस बी हैं तो वो 4 ही बनता है मैक्सिमम, तो 4 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया, 64 का जाए वो सिर्फ मॉड 60 रह गया। तो ये जो काउंटर बना हुआ है ये कौन सा है? मॉड 60 का काउंटर है, क्योंकि ये 0 से 59 तक चलेगा और 60 जैसे ही आएगा ये वहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। मॉड 60 का है, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? फुली आ गई होगी। आप ट्राई कीजिएगा मॉड 5 मॉड 7 मॉड 12, और जो आप प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे इसमें अगर स्टॉप वॉच और क्लॉक बनाना है तो तब भी आपने ये मॉडलेस काउंटर वगैरह पे काम कर ही लिया होगा, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला काउंटर हमने लैब में बनाया था और इसको कहते हैं बीसीडी या डिकेड काउंटर। बीसीडी काउंटर क्यों कह रहे हैं कि वही बात 0 से 9 तक होगा, ठीक है। डिकेड काउंटर क्यों कह रहे हैं, वही बात है, डिकेड का मतलब वही 10 होता है और इन सिंपल वर्ड कहा जाए तो ये मॉडुलस 10 काउंटर है। मॉडुलस 10 की क्या अहमियत है? ये डेली कॉमनली यूज काफ़ी होता है, जैसे कि मैंने बताया क्लॉक्स वगैरह में आपने यूज़ किया है, यूटिलिटी मीटर, ओडोमीटर, किसी भी किस्म का अगर आप डिजिटल डिस्प्ले देते हैं तो उसमें आप 0 से लेकर 9 तक के नंबर ही डिस्प्ले करा रहे होते हैं, उसके आगे के नहीं होते। तो ये मॉड 10 का काउंटर है, ठीक है। ध्यान रहे ये वाली फ्लिप फ्लॉप अब एलएसबी है, इस तरफ से क्लॉक आ रही है, ठीक है, और मुझे 10 तक चलाना है तो मुझे अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे कोड अप्लाई 1 यहाँ से कनेक्ट किया है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आ रहा होगा, और फिर मैंने कहाँ से कनेक्ट किया हुआ है? दूसरी लाइन यहाँ से कनेक्टेड है तो यहाँ पर 1 आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ 1 है। मैं इधर लिख लेता हूँ, क्लियर फ्लिप फ्लॉप के अंदर ही लिख लेता हूँ। मैंने चेक किया कि मुझे इधर 1 चाहिए और मुझे इधर 1 चाहिए क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड है, ये इसके आउटपुट से कनेक्टेड है और ये वाली लाइन इसके आउटपुट से कनेक्टेड है। इन दोनों में 1 चाहिए तो इन दोनों में मुझे चाहिए वही बात 0 रख लेता हूँ। लेकिन अब ध्यान रहे कि एलएसबी मेरी कौन सी, ये वाली है, एलएसबी वाली है तो रिवर्स में इस कोड को लिख लेता हूँ, पता लग जाएगा मुझे 1 0 1 0। 1 0 1 0 मीन्स कि एक्चुअली क्या कोड बन रहा है मेरे पास? डेसिमल का 10। अब चूंकि डेसिमल का 10 बन रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि ये मॉड 10 काउंटर है, और जैसे ही 10 आएगा ये अपने आप को क्या कर लेगा? क्लियर पे लगा हुआ है तो ये रीसेट कर लेगा। और ये अप काउंटर है, डाउन काउंटर है, ये वही वाला रूल आप देख सकते हैं, क्यू आ रहा था पीछे से और क्यू बार बन गया इस बबल की वजह से, इस बबल के से क्यू बार बन गया तो ये बन जाएगा आपके पास अप काउंटर। तो स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगी और ये 9 तक जाएगा और उसके बाद रीसेट। ये हम चेक भी कर चुके हैं, लैब आप लोगों ने परफॉर्म भी की है। तो
इसमें होपफुली कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन ये बताने की वजह ये है कि ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है अलग-अलग एप्लीकेशंस में। ठीक, तो मॉड 10 काउंटर हो गया। ये इसकी वही पूरी आपको स्टेट डायग्राम दी हुई है। इसकी काउंटिंग वही है कि ये आएगी, इवेंचुअली 9 के बाद वही बिहेवियर होगा जो अभी मॉड 6 में हो रहा था। थोड़ी देर के लिए नैंड गेट जो है लो हो जाएगा, ठीक है? लो होगा तो वो रीसेट या क्लियर कर देगा, और क्लियर करते ही क्या होगा, आपकी फ्लिप फ्लॉप दोबारा से सारी की सारी 0 स्टेट्स में 0, 0, 0 में आ जाएँगे और दोबारा से काउंटिंग रिस्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? इसको फॉलो कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, मैं नहीं बता रहा। दोबारा से 0 आ जाएगा। अच्छा, ये टॉपिक है कैस्केडिंग का, लेकिन कैस्केडिंग पे जाने से पहले मैं ब्रेक लेता हूँ और अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की, तो अटेंटिव रहिएगा। जी क्लास, कोई क्यूरीज हैं आप लोगों की? अच्छा, जैसा कि मैंने कहा कि जो भी लोग आपकी टेक्निकल वजूहात की वजह से अटेंडेंस रह जाती है, नहीं आते, तो उनकी बिल्कुल मुझे एंड में बताया करो, क्योंकि अभी तो मैं लेक्चर में लगा होता हूँ, मैं मिस कर जाऊँगा। बिल्कुल एंड में जब लेक्चर में कंक्लूड कर रहा हूँ ना, तो चैट बॉक्स में उनका रोल नंबर और आईडी बता दिया। ठीक है? तो अभी मैं नोट नहीं कर रहा, जो भी हैं आप लोगों के दोस्त, उनका एंड में बता दिया। तो यहाँ पे सेशन ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, तो मैं कर लेता हूँ ब्रेक। क्लास रिज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, आज का हमारा दूसरा सब टॉपिक है कैस्केडिंग एसिंक्रोनस काउंटर। ठीक है? कैस्केडिंग के वर्ड से आप अब तक अच्छे से फेमिलियर हो चुके हैं। हमने प्रीवियसली भी की, डिकोडर में भी कैस्केड किया, मल्टीप्लेक्सर में भी कैस्केड किया, और आइडिया यही है कि आप कैस्केड का मतलब है कि बैक टू बैक या इस तरीके से मोर देन वन डिकोडर थे तो डिकोडर को कनेक्ट करते थे, मोर देन वन मल्टीप्लेक्सर को कनेक्ट करते थे, यानी छोटे पीसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर को कनेक्ट करके बड़ा मल्टीप्लेक्सर बना लिया, छोटे पीसेस ऑफ डिकोडर को कनेक्ट करके बड़ा डिकोडर बना लिया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास कैस्केडिंग एसिंक्रोनस काउंटर में ये है कि आपके पास कम मॉड वाला काउंटर हो और आप उसको कैस्केड करके एक बड़े मॉड का काउंटर बना सकते। से आपको एक बड़ा मॉड से फैक्टर चाहिए और आपके पास बड़े मॉड के काउंटर नहीं है, लेकिन छोटे छोटे दो अवेलेबल हैं, तो आप उनको कैस्केड करके एक बड़े मॉड का काउंटर बना सकते हैं। ठीक है? तो आइडिया ये है, और आपके लिए सामने एक एग्जांपल गिवन है कि ये एक मॉडुलस 8 का काउंटर है आपके पास, राइट साइड पे एक मॉडुलस 4 का काउंटर है लेफ्ट साइड पे। ठीक है? आप देख सकते हैं ये थोड़ा-सा मैंने बाउंड्री बना के बता दी, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप लगी हुई है, तो 2 टू द पावर 3 और कोई प्रीसेट क्लियर नहीं हो रहा, तो ये मैक्सिमम 8 तक जाएगा। 8 स्टेट्स आएँगे और इसमें भी कोई प्रीसेट क्लियर नहीं, तो मैक्सिमम 4 स्टेट्स आएँगे। तो अब आपसे सवाल यही है, लेकिन सवाल का जवाब लिखा हुआ है कि ये कौन-सा काउंटर बन जाएगा अगर मैं इसको कैस्केड करूँगा, तो ये मॉड 32 का काउंटर बन जाएगा, और इट मेक्स सेंस ना, क्योंकि अगर मैं देखूँ क्लॉक मेरी यहाँ से आ रही है, तो ये हो गई मेरी फर्स्ट वाली बिट, ये दूसरी हो गई, फिर ये देखो इसका आउटपुट जाके फेड हो रहा है इसके इनपुट में, तो ये एक तरीके से तीसरी बन गई ना लॉजिकली। यानी इसको मैं अगर देखना चाहूँ, तो मैं ऐसे भी तो देख सकता हूँ कि ये मेरे पास ऐसे ही कनेक्टेड एक बड़ा-सा डिकोडर है, और बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जब मैं सीक्वेंस में कनेक्ट करूँगा, तो डज़न्ट मैटर कि वो सेपरेट आईसी पे है। लेकिन लॉजिकल डायग्राम देखी जाए तो देखें कि इसका आउटपुट ये इसका इनपुट क्लॉक है, इसका आउटपुट इसकी क्लॉक बन गया, इसका आउटपुट इसकी क्लॉक बन गया, एंड सो ऑन, यही सिलसिला चलता रहा। तो वही बिहेवियर है मेरे पास कि क्लॉक एक दूसरे में फेड हो रही हैं इन सीक्वेंस, तो मैं कह दूंगा कि ये एक बड़ा काउंटर बन गया है मेरे पास, और चूंकि ये 5 बिट का है, तो 5 बिट में 2 टू द पावर 5 मैक्सिमम विदाउट कोई रीसेट क्लियर मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, 31 तक।
0 से 31 टोटल 32 स्टेज होती हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास मॉड 32 का काउंटर है। ठीक है, ये तो हो गई उसकी डिटेल में जाके मैं बता सकूँ कि कौन सा काउंटर है ये। लेकिन एक आसान तरीका भी है कि अगर आपके पास 2 इंडिविजुअल काउंटर हैं और आपको उनका मॉड नंबर पता है, जैसे इसका मॉड नंबर है 4 और इसका मॉड नंबर है 8, तो ये 4 8 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो मेरे पास नंबर आता है 32। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इज़ 32 और 8 मल्टीप्लाई बाई 4 भी कर लूँगा तब भी आएगा 32। यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मेरे पास इस डायग्राम में ये मॉड 8 काउंटर को मैं लेफ्ट पे लगा दूँ और मॉड 4 को राइट पे लगा दूँ, क्योंकि इसमें कोई प्रीसेट और कोई क्लियर जैसी चीज़ नहीं है। फुल मैक्सिमम स्टेट्स तक चल रहे हैं, तो मैं इनको लेफ्ट राइट दोनों सूत्रों में कर सकता हूँ। इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए दोनों सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल हैं। 8 को पहले लगा दूँ, 4 को बाद में, या 4 को पहले लगा दूँ, 8 को बाद में। लेकिन आइडिया क्या है कि आपको टोटल पता कैसे चलता है दोनों के प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये तो थी सिंपल सी एग्जांपल ये बात समझाने के लिए कैस्केडिंग क्या है, कि कैस्केडिंग में मैं 2 काउंटर को एक बैक टू बैक लगा दूंगा तो वो ओवरऑल मुझे बड़ा मॉड नंबर दे सकता है। लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है, आप देख लेते हैं। तो ये बात तब तक बहुत सीधी थी जब तक मैं मॉड का नंबर दे रहा था ऐसा जो कि था 2 की पावर में। मॉड का नंबर मैं ऐसा दे रहा था जो 2 की पावर में था। लेकिन हाउ अबाउट दिस मॉड 70? मॉड 70 है और मैंने ये भी बता दिया कि BCD काउंटर है। ठीक है, इट मीन्स ये है कि 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा और 69 तक इसने जाना है। मॉड 70 0 से 69 जाना है और BCD का मतलब यही है कि 0 से 9 तक का स्टेट आएगी और उसके बाद क्या होगा, ये रीसेट हो जाएगा और फिर क्या होगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 देन 20। ठीक है, तो मुझे ये करना है और 2 काउंटर्स हैं यहाँ पे, और 2 काउंटर्स का मतलब ये है कि इससे जब मैं अगर आगे डिस्प्ले कनेक्ट करता हूँ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, तो मेरे पास 2 7 सेगमेंट डिस्प्ले आएंगे। ठीक है, पहला वाला यूनिट को बता रहा होगा और दूसरा वाला 10 को बता रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मैंने 2 काउंटर पहले सेपरेटली बनाए क्योंकि मुझे 70 करना है। तो 70 का मतलब क्या है कि अगर एक काउंटर उसमें से फिक्स BCD है, यानी मुझे पता लग गया एक तो BCD होने का मतलब क्या है, एक तो 10 ही है। इसको ऐसे कर लेता हूँ कि मुझे पता लग गया है कि एक काउंटर BCD ही है, तो वो तो 10 हो गया। अब 10 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 10 को मैं किस x से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा रिजल्ट जो है 70 आ जाए। तो मैंने इक्वेशन को रीअरेंज करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो मुझे पता कि चला कि x की वैल्यू जो है क्या बनती है। x की वैल्यू क्या बनती है, सिंपल मैथमेटिक्स से मैंने 10 को उधर मूव किया, 70 डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट करके मुझे बन गई कि भाई x की वैल्यू आएगी 7। तो BCD ने तो ये बता दिया था कि एक काउंटर तो मेरा मॉड 10 का है और दूसरा काउंटर जो x वाला है वो कैसे पता लग गया मुझे, इस फॉर्मूले में मैंने पुट किया, टोटल 70 बनाया तो वो पता लग गया मॉड 7 का। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो मैंने पहले दोनों काउंटर्स को सेपरेटली मॉड 10 और मॉड 7 बनाना है। यहाँ पे जो आईसीज हैं वो फर्जी आईसीज रखी गई हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ आईसी में क्या क्या है। आईसी में ये वाली पिन जो है भाई ये तो है क्लॉक। ठीक है, क्लॉक पिन है ये वाली और ये एक्टिव लो है। ठीक है, इस पर ध्यान दे लो कि ये क्लॉक पिन है और ये एक्टिव लो है, क्लॉक एंड एक्टिव। उसके अलावा ये जो दो ये वाले हैं, ये जो फर्दर दो इनपुट्स हैं ये हैं आपके रीसेट पिन्स। यानी इन दोनों पे आप अगर क्या सप्लाई करेंगे, 1 सप्लाई करेंगे। अच्छा, इस पे बबल नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है इसमें अगर आप 1 देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव लो नहीं है, एक्टिव हाई है, एक्टिव हाई है। ठीक है, फिर कह रहा हूँ ये दोनों क्या है, एक्टिव हाई पिन्स हैं, लेकिन दोनों पे जब 1 1 आएगा तभी मेरी आईसी क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। ठीक है, सिनेरियो थोड़ा सा चेंज किया। अभी तक आप 0 0 प्रोवाइड करते थे तो रीसेट होती थी, अब ये पूरी काउंटर की आईसी है। अब मैं अलग अलग फ्लिप फ्लॉप पे बात नहीं कर रहा हूँ, ये काउंटर की पूरी आईसी है, इसके एक इंटरनली कनेक्टेड हुए होंगे किसी भी तरीके से, हो सकते हैं, हो सकता है ऑलरेडी अंदर क्या है, क्या लगा हुआ है, नैंड गेट, ये जो मैंने बाहर लगाता था पहले। अच्छा, इसको क्लियर कर देता हूँ बात समझाने के लिए कि इसमें क्या कह रहा है कि भाई इन दोनों पे बस मुझे 1 1 सप्लाई कर दो। ठीक है, 1 1 सप्लाई कर दो का मतलब ये है क्योंकि काउंटर की आईसी बनी बनाई है तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि ये दोनों पिन जो है जाके किससे कनेक्ट हो रही हो, एक अंदर लगा हुआ होगा मेरे पास गेट हो। ठीक है, वो कौन सा गेट लगा होगा,
वो लगा होगा नैंड गेट, इसके अंदर एक नैंड गेट होगा और उसका वो नैंड गेट क्या होगा, किससे कनेक्टेड हो रहा होगा, वो सारी की सारी अंदर जितनी भी फ्लिप फ्लॉप लगी हैं चारों चारों के क्लियर पिन पे ऑलरेडी शॉर्ट हुआ होगा। ठीक है, वो Q1 वाली पे भी है, Q2 वाली पे भी है, Q3 वाली पे भी, और सब पे इस तरीके से शॉर्ट हुआ होगा। तो इसीलिए मैं इसमें 0 सप्लाई नहीं कर रहा बल्कि डायरेक्टली 1 प्रोवाइड करूंगा और अंदर लगा हुआ नैंड गेट वो खुद ब खुद क्लियर कर देगा। ठीक, ये बात हो गई कि मैं 1 सप्लाई करूंगा तो ही ये जाके क्या होगा, रीसेट होगा। अच्छा, अब मुझे बनाना था मॉड 10 का काउंटर। मॉड 10 का मतलब है मेरा कोड आना चाहिए MSB, ये रहा Q3 लिखा हुआ है तो ये कोड बनना चाहिए 1 0 1 0। ठीक है, 10 का कोड यही है ना, 10 का कोड क्या है 1 0 1 0। और याद होगा आपको मैंने नैंड गेट के इनपुट पे कौन सी लाइनें लगाई थी जिसपे 1 1 आ रहा था, तो आप देखें तो ये वाली लाइन मैंने ले जाके इसके रीसेट पिन पे यहाँ लगा दी। ठीक है, और सिमिलरली मैंने ये वाली 1 वाली लाइन भी, चूंकि अंदर नैंड गेट का इनपुट्स हैं ये दोनों, तो ये मैंने ये भी जाके यहाँ लगा दी। तो इससे क्या होगा, जब भी इस पे 1 1 आएगा तो मेरे नैंड गेट, इंटरनल नैंड गेट को क्या मिल जाएंगे, 2 1 मिलेंगे, और दोनों 1 की सूरत में मेरा नैंड गेट क्या प्रोड्यूस कर देगा, इंटरनली 0, और 0 प्रोड्यूस करेगा तो सारी की सारी काउंटर की फ्लिप फ्लॉप्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ये बात समझ में आई है सबको? ये इंपॉर्टेंट बात है तो इसलिए पूछ रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आई है तो पूछ ले, कोई क्यूरी बनती है यहाँ तक मॉड 10 के काउंटर में तो पूछ ले, आगे की डायग्राम पे मैं बाद में जाता हूँ। जी क्लास की कोई ऐसा जिसको बात समझ में ना आई हो? चलें, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई। तो मॉड 10 काउंटर हमने वैसे ही बिल्कुल बना लिया। अब बारी आती है मॉड 7 काउंटर। ठीक है, मॉड 10 डन, मॉड 7 की बारी। मॉड 7 का मतलब ये है कि काउंटर पे कौन सा कोड आएगा तब जाके उसे रीसेट होना है। 7 का कोड क्या होता है, 0 1 1 1। ठीक है, तो 3 1 आएंगे तो जाके मुझे रीसेट होना चाहिए। ठीक है, और तो वही वाला तरीका मैंने लगाया, पहले वाले 1 को यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से ले जाके डायरेक्टली कहाँ लगा दिया, इसमें लगा दिया। लेकिन अब मैं, मेरे पास बचे 2 1s और मेरे पास यहाँ पे लाइन बच रही है सिर्फ एक, तो मैं इन दो को एक पे कैसे कनेक्ट करूँ, इन दो लाइंस को मुझे कनेक्ट करना है, मैं डायरेक्टली तो नहीं कनेक्ट कर सकता। और अगर हो सकता है मैंने ये वाली कनेक्ट कर दी, सिर्फ ये वाली ले ली, हो सकता है कि मैंने इसमें से सिर्फ ये वाली कनेक्ट कर दी, ये कनेक्ट कर दी, तो मेरा कोड जो एक्चुअली मैं इस पर मार्क कर रहा हूँ वो तो 6 का हो जाएगा, 7 का तो नहीं होगा। यानी 1 1 तो 6 में भी आ जाते हैं, 1 1 7 में भी आ जाते हैं, तो उस केस में ये रीसेट जो है 7 पे होने के बजाय 6 पे हो जाएगा। लेकिन इसके बरक्स अगर मैंने ये वाली लगा ली तो इसका तो मतलब है कि ये 1 और ये 1, ये 1 का मतलब है कि ये कोड में अगर बीच में 0 भी आ गया तब भी ये रीसेट कर देगा, यानी ये 5 के कोड पे भी रीसेट कर देगा। तो मैं किसी भी 1 को छोड़ नहीं सकता। बात ये पता लगी कि अगर बीच वाला छोड़ा तो ये 5 के कोड पे भी रीसेट हो जाएगा, और अगर लास्ट वाला छोड़ा तो ये 6 के कोड पे भी रीसेट हो जाएगा। यानी ये मॉड 5 और मॉड 6 बन जाएगा अगर इनमें से मैंने सिर्फ एक यूज़ की। तो मैं तो ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि 7 ही का बने। तो 7 ही का बनाने का मतलब है कि मुझे दोनों लाइंस यूज़ करनी पड़ेगी और मैं दोनों को डायरेक्टली नहीं लगा सकता, तो बीच में मैंने यूज़ कर लिया एक एंड गेट। एंड गेट क्यों यूज़ कर लिया? क्योंकि ये भी 1 हो और ये भी 1 हो, यानी इन दोनों का 1 होना ज़रूरी है, तब ये क्या प्रोड्यूस कर देगा यहाँ पर 1। तो मेरे पास एक ही आईसी की लाइन बची थी तो मैंने इस पे क्या करा, एंड करते हुए लगा दिया। ठीक है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि मुझे कुछ एक्सटर्नल गेट लगा के लॉजिक को पूरा करना पड़े, लेकिन कभी-कभी मुझे ज़रूरत पड़ भी जाती है। तो ये आपने एक्सपीरियंस किया हो सकता है आपने जो आईसी यूज़ की हो काउंटर की, और फिर आपको ज़ाहिर-सी बात है डिजिटल क्लॉक या स्टॉप वॉच बनानी थी तो उसमें भी आपको पता है काउंटिंग में पहले ही रीसेट होती है। अगर आपने डिजिटल क्लॉक बनाई है 12th तक तो मेक श्योर कि आपने मुझे एएम पीएम बताए हों, वरना उसके बगैर नहीं मुझे पता लगेगा कि क्लॉक कंप्लीट है कि नहीं। लेकिन अगर आपने एएम पीएम नहीं बताना है तो फिर आपकी क्लॉक जो है वो मॉड 24 होनी चाहिए। आवर्स जो हैं इसमें 24 तक जाने चाहिए। ठीक है, तो आवर्स 24 तक ले जाने के लिए आपको इस तरह की कुछ ना कुछ लॉजिक बनानी पड़ेंगी। ठीक, क्यों क्यों 24 तक बनानी पड़ेंगी आप सोचिएगा। अगर आप लोगों ने 24 वाली की है तो ये एक वैलिड क्वेश्चन है और मैं प्रोबेबली पूछूंगा ज़रूर इन योर वाइवा। ठीक, तो बात ये थी कि मुझे एक एक्सटर्नल गेट की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि मैं इन दोनों लाइन में से किसी को भी छोड़ नहीं सकता था और मैं एक ऐसा बीच में कुछ इंटरमीडिएट गेट चाहता था
कि जब ये दोनों 1 हो तभी ये 1 प्रोड्यूस करे। यानी इट मीन्स कि अगर 5 का कोड आएगा, से मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, अगर 5 का कोड आएगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर 5 का कोड आता है तो इन वाली लाइन ये कोड आ रहा है 1 0, इस लाइन पे 0 और इस लाइन पे 1। तो 5 के कोड पे क्या होगा, एक भी लाइन 0 होने के से 0 प्रोड्यूस करेगा, 0 प्रोड्यूस कर देगा तो मेरी आईसी जो है रीसेट नहीं होगी। फिर 5 के बाद क्या होगा कि 5 के बाद 6 का कोड आ जाएगा, फिर वो कोड आएगा 1 1 0। 1 1 0 से क्या होगा, फिर से ये एंड गेट 0 प्रोड्यूस करेगा और 0 प्रोड्यूस करेगा तो मेरी आईसी रीसेट नहीं होगी। फिर 6 के बाद फाइनली मेरे पास जैसे ही 7 का कोड आएगा तो ये आईसी क्या प्रोड्यूस कर देगी, 1, और 1 प्रोड्यूस करेगी तो अब जाके एक तो मेरी डायरेक्टली 1 लगी हुई और दूसरी भी 1 मिल जाएगी। तो मेरी तो मैं ये कह रहा था कि मेरी आईसी सिर्फ और सिर्फ रीसेट तभी होगी जब मेरे पास 7 का कोड आएगा, और ये मैंने बात आप लोगों को समझा दी कि कैसे होगा। ठीक, तो इस तरीके से क्या होगा, मेरे पास ये बन जाएगा मॉड 10 का काउंटर सेपरेटली और ये बन जाएगा मॉड 7 का काउंटर सेपरेटली। ठीक है, ये सेपरेटली बन रहे हैं। अब सवाल ये है कि मैं चाहता हूँ, असल बात ये है कि इसको मॉड 70 बनाना है। मॉड 70 का मतलब है इसकी टिकिंग चलेगी 0 से लेकर 0 आएगा इस पे, फिर 1 आएगा इस पे, फिर 1 के बाद सो ऑन करते 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 फाइनली ये कहाँ पहुँचेगा, 9 पे पहुँचेगा। फाइनली ये करते करते कहाँ पहुँच जाएगा, 9 पे पहुँचेगा। अब जैसे ही 9 आएगा ये तो रीसेट हो जाएगा, यानी इसकी काउंटिंग 9 के बाद दोबारा से क्या शुरू हो जाएगी, 0, फिर आएगा इसका 1, फिर आएगा इसका 2 एंड सो ऑन, ये यही सीक्वेंस रहेगा। लेकिन ये मेरा है यूनिट वाला। ठीक है, यूनिट क्या है, 0 से लेकर 9 तक चलता है और ये है मेरा 10 वाला काउंट। अब मुझे ये ध्यान रखना है कि जब इसकी एक पूरी साइकिल हो, मॉड 10 वाली की एक साइकिल पूरी हो तो यहाँ पे एक का इंक्रीमेंट हो जाए, क्योंकि 9 के बाद मुझे 0 नहीं शो करना, 9 के बाद एक्चुअली मुझे 10 करना है। 10 करने के लिए यहाँ तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे इंक्रीमेंट करना है 10 के लिए। और फिर दोबारा जब ये काउंटिंग चलेगी तो 1 0 है यहाँ पे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 देन 19 होगा, तो फिर दोबारा मुझे यहाँ पे 2 को 1 को चेंज करके इंक्रीमेंट करके कर देना 2। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरे मॉड 10 की एक साइकिल पूरी प्रोड्यूस हो तो एक क्लॉक पल्स जनरेट हो आगे वाले के लिए। आगे वाले को भी तो क्लॉक चाहिए ना, यानी जब ये पूरी साइकिल करे तब जाके उसकी एक पल्स आए, यानी जब इसकी 10 साइकिल्स पूरी हो जाएं, 10 पल्सेस आएंगी तब आगे जाके उसकी एक पल्स बने। तो वो मैंने कैसे किया हुआ है, उसके लिए यही लगा हुआ है मेरे पास ये एक एक्सटर्नल सर्किट, और सिंपल मैंने उसमें क्या लगाया हुआ है, एक नैंड गेट। ज़रूरी नहीं है कि मैंने नैंड गेट ही लगाता, लेकिन अभी बता दूंगा वजह कि मैंने नैंड गेट क्यों लगाया। तो मैं चाहता था कि जब भी ये रीसेट हो, और ये रीसेट कब हो रहा है आप देखें तो ये रीसेट होता है जब 10 का कोड आता है और 10 के कोड वाली लाइन ये लगी हुई है, तो मैंने यही लाइन यहाँ से कनेक्ट कर दी। अब ये लाइन मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दी तो इसका मतलब क्या है, जब जब इन पे 1 आएगा आईसी तो रीसेट होगी, लेकिन नैंड गेट पे क्या बिहेवियर आएगा, 1 1 के केस में नैंड गेट क्या प्रोड्यूस कर देगा, 0, और इससे पहले डेफिनेटली वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, 1। यानी एक्चुअली नैंड गेट पे बिहेवियर क्या आएगा, वो पहले 1 चल रहा था चल रहा था चल रहा था, एकदम से वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 होगा। अब 0 होगा तो इस वाली ये पिन को देखें कहाँ कनेक्टेड है, इस जगह कनेक्टेड है, और इस जगह एक क्लॉक सिग्नल एक्सपेक्टेड है, और क्लॉक सिग्नल भी कौन सा वाला, एक्टिव लो। एक्टिव लो का मतलब है जब भी मेरा क्लॉक का जो एज है फॉलिंग होगा तब जाके ये ट्रिगर होगा, जब भी ये फॉलिंग होगा तभी जाके ये ट्रिगर होगा। तो इसमें यही हुआ कि नैंड गेट का आउटपुट जैसे ही लो की तरफ बढ़ा तो यहाँ पे एक क्लॉक पल्स बन जाएगी, और क्लॉक पल्स बनेगी तो ये अपनी एक वैल्यू आगे जो भी इसको करना है, इसका बिहेवियर है मॉड 7, तो ये जो भी वैल्यू होगी अपनी उस स्टेट के लिहाज से, प्रेजेंट स्टेट के लिहाज से नेक्स्ट स्टेट जनरेट कर देगा। तो इसी तरह जब जब इसकी इस मॉड 10 पे साइकिल पूरी होगी, नैंड गेट का आउटपुट 1 से 0 होगा थोड़ी देर के लिए, और ये क्या होगा, फिर आप अपनी साइकिल को दोबारा से एक इंक्रीमेंट कर देगा। अच्छा, मैंने नैंड गेट क्यों लगाया, मैं एंड भी लगा सकता था, लेकिन मैं एंड सिर्फ उस सूरत में लगाता जब यहाँ पे मेरी क्लॉक सिग्नल एक्टिव लो के बजाय एक्टिव हाई होता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि अगर मेरी फ्लिप फ्लॉप्स या काउंटर जो है एक्टिव हाई होता तो मैंने यहाँ इस जगह पे नैंड के बजाय कौन सा गेट यूज कर रहा होता, एंड गेट यूज कर रहा होता। मैंने नैंड यूज इस वजह से किया है कि मेरे पास जो काउंटर्स हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ वो हैं
एक्टिव लो, उनकी क्लॉक है फॉलिंग एज वाली या नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड की वजह से नैंड गेट, अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होगी तो मैं इस जगह पे जहाँ पे मैंने लिखा है एंड गेट यूज करूंगा। ठीक है, आइडिया समझ में आ गया आपको हो क्या रहा है कि मॉड 10 अपने मॉड 10 की तरीके से ऑपरेट करेगा 0 to 9 और मॉड 7 0 to 6 ऑपरेट करेगा। लेकिन मुझे ये ध्यान रखना है कि मॉड 10 जब भी अपनी साइकिल कंप्लीट करे तो आगे वो एक पल्स जनरेट करे, कुछ इस तरीके का सिग्नल दे कि वो आगे वाला मॉड 7 काउंटर इंक्रीमेंट हो सके। तो ये इस तरीके से पॉसिबल होगा कि ये नैंड गेट के थ्रू मैं उसे क्लॉक सिग्नल दूंगा जो ज़्यादा देर तक हाई रहेगा, क्योंकि जैसे ये रीसेट होगा, रीसेट होने का मतलब क्या है कि ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा, और ये ज़ीरो ज़ीरो होने की वजह से ये सिग्नल दोबारा से क्या हो जाएगा 1। तो ये सिग्नल भी बहुत थोड़ी सी देर के लिए लो आएगा, फिर उसके बाद फ़ौरन से ये भी वापस 1 की तरफ चल के दोबारा से चल पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी पीछे हुआ है। तो आपका मॉड 7 काउंटर को बहुत थोड़ी सी देर के लिए पल्स मिला करेगी, और वो पल्स कुछ इस तरह की होगी, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, यानी इसकी क्लॉक कुछ ऐसी होगी कि ज़्यादा देर वो हाई रहेगी, ठीक है, फिर थोड़ी सी देर के लिए वो लो आएगी और फिर वो वापस ऐसे होगी और ऐसे चलती जाएगी। तो थोड़ी सी देर के लिए उसे लो मिलेगा और इस तरह की क्लॉक इसको मिलती रहेगी मॉड 7 को थ्रू मॉड 10 काउंटर। ये बिहेवियर आपके पास कहाँ काम आया होगा? ये बिहेवियर आपने अगर डिजिटल क्लॉक वाला प्रोजेक्ट किया है या टाइमर वाला प्रोजेक्ट किया है तो यहाँ वहाँ पे आपने इस तरह की कोई लॉजिक यूज़ की होगी, और डिपेंड करता है आईसी पे। अगर आपकी आईसी में बिल्ट इन मैकेनिज्म हो बहुत आसान सा तो आपने वैसे ही कर लिया होगा, और अगर नहीं होगा तो आपको कुछ एक्सटर्नल गेट्स रिक्वायर्ड होंगे जैसे कि ये और जैसे कि ये। लेकिन मैंने आपको बता दिया था आईसीज जो है आपने बेसिक काउंटर्स और बेसिक फ्लिप फ्लॉप यूज़ करनी है। बने बनाए काउंटर्स डायरेक्टली जो डिस्प्ले देते हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है सोल्यूशन में, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर ऑन रिकॉर्ड भी बता रहा हूँ कि आपको वो आईसीज अलाउ हैं जो डीएलएफ के कोर्स में आप कवर कर रहे हैं। कोई एडवांस आईसीज अलाउ नहीं है जो डायरेक्टली आपका रिजल्ट जनरेट कर दे, ना माइक्रो कंट्रोलर अलाउ है, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, कई मरतबा पहले भी बता चुका हूँ लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं तो फिर दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मॉड 7 का काउंटर बना लिया, मॉड 10 का बना लिया और दोनों को कैस्केड किया तो डेफिनेटली 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 70, और सीक्वेंस भी यही बनेगी क्योंकि मैंने ध्यान रखा है कि मॉड 10 में ये वाली सीक्वेंस आए 0 से 9 और इसमें 0 से 6 हो। अच्छा, इसके आउटपुट जब आप कनेक्ट करेंगे तो कहाँ से आ रहा होगा? यहाँ से लिए जाएंगे, ये लाइंस हैं, ये लाइंस इसके आउटपुट्स हैं दोनों के, ठीक है। और आप इसको डायरेक्टली 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे तो लगा नहीं सकते, तो फिर बीच में क्या करेंगे? कुछ और लगेगा बीच में क्लास? काउंटर का आउटपुट पे को मैं डायरेक्टली 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे नहीं लगा सकता, तो बीच में मुझे कुछ चाहिए। क्या चीज़ चाहिए? कौन सी आईसी चाहिए होगी मुझे? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट रिक्वायर्ड है जो आपने पढ़ा हुआ है, बताइए क्या चाहिए होगा मुझे? जी क्लास, एनीवन? किसी को नहीं याद क्या चाहिए होगा हमें? चलें बता देता हूँ, मुझे बीसीडी डिकोडर चाहिए होगा, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर, जिसकी हमने लैब भी की है, तो वो हमें रिक्वायर्ड होगा, तब जाके मैं फाइनली इस काउंटर के आउटपुट को 7 सेगमेंट पे डिस्प्ले करा सकूंगा, और ये आपने किया होगा इन योर प्रोजेक्ट होपफुली। मैं देख लेता हूँ पार्टिसिपेंट में से कितने पार्टिसिपेंट मेरे पास एक्टिव हैं और कितने नहीं, क्योंकि कोई जवाब ही नहीं आ रहे हैं आजकल। आप लोग लग रहा है डीएलएफ ऐसे कम ही पढ़ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, जो भी है। तो मॉड 7 ये काउंटर उनके इसका टेबल दिखा देता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से प्रोग्रेस करेंगी वैल्यूज़। तो प्रोग्रेस ऐसे करेंगी कि ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू में जो लिखा हुआ है ये मैंने मॉड 10 की काउंटिंग चलाई हुई है और ये मॉड 7 की। तो इसकी काउंटिंग आप देख रहे हैं 0 से स्टार्ट होगी और इवेंचुअली जाते जाते ये जाएगी 9 पर, और 9 के बाद इसकी काउंटिंग तो फिर दोबारा से हो जाएगी 0। तो ये 9 का दोबारा 0 पे आ जाएगा, फिर दोबारा 9 तक जाएगी, फिर 9 के बाद ये 0 पे आ जाएगा, फिर दोबारा 9 पे जाएगी और ये 0 आ जाएगा। इसका बिहेवियर यही कंटिन्यू रहेगा, 9 एंड देन वापस रीसेट 0। लेकिन मॉड 7 काउंटर पे आप देखें तो क्या हो रहा है, ये 0 रहेगा जब तक कि इसकी वैल्यू 9 तक आ रही है, और जैसे ही इसकी वैल्यू 9 के बाद रीसेट हो रहा है, जैसे ही ये 0 दोबारा से इसने देखा, देखें ये वाला, इन दो को चेक करें, ये रीसेट हो रहा है
तो उस वक्त इस पे बिहेवियर क्या रहा है, इसकी जो भी प्रीवियस वैल्यू थी उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया, ये 0 था तो अब ये बन गया 1, ठीक है। फिर दोबारा से चेक करें, ये 9 तक गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये रीसेट हुआ तो देखें इसकी वैल्यू पे क्या फ़र्क आया, ये हो गया 0, तो इसमें क्या हो गया, इंक्रीमेंट ऑफ 1, तो ये वैल्यू 1 था, अब ये 2 हो गया। फिर दोबारा से देखें तो ये आगे गया, ये दोबारा से रीसेट हुआ तो इसकी वैल्यू, अच्छा मैंने थोड़ी-सी चेंज कर दी, क्योंकि इस स्टेज पे देखो मैंने थोड़ा-सा गैप दिया और ये बताया कि इसकी प्रीवियस वैल्यू जो है क्या हो चुकी है, 6 हो चुकी है, 1 लिखा हुआ है ना, ये 6 हो चुकी है। तो अब अगर मैं इसको 0 करूँगा तो इसको पल्स मिलेगी, तो 6 के बाद चूँकि ये मॉड 7 काउंटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, रीसेट। यानी यहाँ पे आ चुका है आपके पास 60 और यहाँ पे आ चुका है आपके पास फाइनली 9, तो 69 के बाद ये हो जाएगी 0, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है कि अगर मैं इनपुट क्लॉक फ्रीक्वेंसी रखता हूँ 2.1 किलोहर्ट्ज़ तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2.1 किलोहर्ट्ज़ रखा, वही वाली बात है, जितना मॉड फैक्टर होगा उसी से डिवाइड करना है मुझे। तो मॉड फैक्टर में यहाँ पे स्टेट 70 बनता है, मैंने इसको फ्रीक्वेंसी को 70 से डिवाइड किया, तो मैं बता रहा हूँ कि फाइनली जो मेरे पास फाइनल आउटपुट क्या होगा? इसके Q3 पर जो फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी, ये फ्रीक्वेंसी जो है इसके Q3 पर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा LSB कौन सी है मेरी? LSB ये वाली है, ठीक है। फिर ये इसकी Q3 आता है, फिर इसका Q3 कनेक्ट होता है कहीं इसके Q1 को इंक्रीमेंट करता है और फिर सबसे फाइनल आउटपुट जो है मेरा ये Q3 है। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है मैंने किसकी बताई है, 30 हर्ट्ज Q3 की, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो अप्लाई हुई थी वो क्या थी, 2.1, वो थी 2.1 और आखिर 2.1 किलोहर्ट्ज, और जो मुझे आउटपुट में मिल रही है वो फ्रीक्वेंसी क्या है, 30 हर्ट्ज। 30 हर्ट्ज यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी मुझे मिलेगी वो होगी 30 हर्ट्ज, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है, लेकिन मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि कहाँ पे 2.1 है और कहाँ जाके मुझे फाइनली 30 मिलेगी। यहाँ पे चेक करेंगे तो बीच में इस वाले Q3 पे क्या मिलेगी, कोई जवाब दे सकता है मुझे? इस Q3 पे मुझे फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी? जी क्लास, इस Q3 पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्योंकि मॉड 10 का आउटपुट है तो यहाँ पे सिर्फ फ्रीक्वेंसी 2 से डिवाइड होगी, तो यहाँ पे मुझे मिलेगी 210 हर्ट्ज, ठीक है, 10 से डिवाइड हो रही होगी, और आगे फर्दर मैं लगा दूंगा 7 तो वो 70 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको भी एक मरतबा रिव्यू कर लीजिएगा, इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। और मेरे ख्याल से लेक्चर हमारा ठीक है, यहीं तक था हमारा लेक्चर। तो हमारे पास लेक्चर में आज यहीं तक था कि हमने कैस्केड किया और कैस्केड करके एक मॉड 10 और मॉड 7 काउंटर बना लिया, और थोड़ी सी आपको हिंट भी दे दी कि आप इस तरीके से वैसे कर लिया होगा अब तक प्रोजेक्ट में, लेकिन इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर लेक्चर में कोई क्यूरी है तो पूछ सकते हैं। लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी हो तो अभी पूछ सकते हैं। चलें ठीक है, लेक्चर के लिए अगर किसी की कोई क्यूरी नहीं है तो लेक्चर से साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।